नमस्कार। मैं अपनी लाइफ स्टोरी के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि मैंने एमएससी कैसे किया और एमएससी के बाद मैंने तैयारियां कैसे की नौकरी पाने के लिए, और मैंने पीएचडी कैसे किया, और फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको ये भी बता पाऊँ कि मैं अमेरिका कैसे पहुंचा। ओके, तो बीएससी में जो है टॉप करने के बाद मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन हो गया और मेरी लाइफस्टाइल बदल गई। मेरा एजुकेशन के प्रति मेरा नज़रिया बदल गया। मुझे सब कुछ क्लियर दिखने लगा, बहुत आत्मविश्वास आ गया। और बीएससी तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैंने टारगेट नहीं बनाया था कि मुझे ये लाइफ में ये करना है या ये नहीं करना है, ऐसा करके। तो बीएससी में टॉप करने के बाद सेकेंड ईयर में मैंने अपने टारगेट के बारे में सोचना शुरू किया कि अब मुझे लाइफ में भी किस टाइप की नौकरी करनी है। ठीक है, तो पहली बात आई मेरे लिए कि मैं सोच रहा था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा, क्योंकि मेडिकल के अलावा और मुझे कुछ पता ही नहीं था कि और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग कर नहीं सकता क्योंकि मैं मैथ का जो है स्टूडेंट था नहीं। और जो मेरे गप्पू भैया थे और हम दोनों ने फैसला किया कि हम सब जाएंगे इलाहाबाद और तैयारी करेंगे। तो गप्पू भैया का पहले से हिसाब किताब क्लियर था कि वो जो है आईएएस की तैयारी करेंगे, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा। और फिर बात आई एमएससी में एडमिशन ले कि ना लें। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेडिकल की तैयारी करनी है तो एमएससी करके करेंगे क्या। तो पूरा मैं सोचा कि मैंने अपनी पूरी एनर्जी में जो है मेडिकल की तैयारी के लिए लगा दूँ। फिर चूँकि मुझे साइंस से इतना प्यार हो गया था, इतना लगाव हो गया था कि जो है मैंने सोचा एमएससी कर लेते हैं। तो मैंने जो है उसी कॉलेज से मैंने जूलॉजी में जो है एमएससी किया। और एमएससी की में एडमिशन लेने के बाद मैंने कभी क्लास अटेंड नहीं किया। मैं चला गया इलाहाबाद में रूम लिया, वहीं तैयारी करने लगा। और एमएससी में मैंने कभी क्लास नहीं लिया था, और सिर्फ एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के देने आते थे बस। और चूँकि पढ़ने में मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया था साइंस में कि मुझे क्लास लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं एमएससी फर्स्ट ईयर और एमएससी सेकेंड ईयर दोनों में मैं टॉप था अपने यूनिवर्सिटी में। तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, देन एमएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में मैं शुरू से लेकर अंत तक टॉप ही बना रहा। आपको इलाहाबाद की स्टोरी बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। बीएससी में जब मैं था तो मैं रफ़ कार्य के लिए जो कापी होती थी तो जैसे मैं लिख के पढ़ता था, तो कोई भी मुझे पढ़ना होता तो मैं लिखता था उस चीज़ को। तो लिखने के लिए जो रफ़ कापी होती है तो चूँकि बहुत ख़रीदना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जैसे जो अखबार लोग बाँटते हैं, तो अखबार का जब बंडल आता है तो एक उसी प्रकार के कागज़ से लपेटा रहता है वो बंडल। ठीक है, तो जब भी सवेरे वो बंडल खुलता था तो जो कागज़ बचता था वो कागज़ जो है उसको जो है कबाड़ में बेच दिया जाता था। ठीक है, तो मेरी निगाह उस कागज़ पे थी और मैंने पता किया कि ये कागज़ हमको बेच दीजिए। तो चूँकि वो प्लेन होता था, अखबार के क्वालिटी का ही पन्ना होता था, पेज होता था, और लेकिन प्लेन होता था, वाइट कलर। ठीक है, तो चूँकि उसमें बंडल लपेटा रहता था, तो बंडल जहाँ फेंकते थे तो उसमें मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह लगे रहते थे। कभी कभी थोड़ा सा कट भी लगा हुआ रहता था। तो मैंने जाकर उनसे पूछा कि ये हमें बेच दीजिए। तो जो है पहले कबाड़ के दुकान पे बेचते थे, तो मैंने ही उसको ख़रीद लिया। जब मैंने उसको ख़रीद लिया तो उसको हमने कैंची से काट के और छेद करके और रस्सी से बांध के मैंने उसको रफ कॉपी बना लिया था। तो 3 साल बीएससी में प्लस 2 साल एमएससी में सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और हमारे सारे दोस्त सब लोगों ने उसी को एज ए रफ़ कॉपी यूज़ करना शुरू किया था। तो इलाहाबाद में हम सब पहली बार गए। तो पहली बार तो जब इलाहाबाद पहुँचे तो जब हम सबको पता लगा कि इलाहाबाद जो है, जैसे कि मैं अपने यहाँ का टॉपर था, लेकिन इलाहाबाद गए तो वहाँ पे थोड़ा पता चला कि हमारी औकात कितनी है एजुकेशन के परस्पेक्टिव से। और थोड़ा लगने लगा मुझे कि दुनिया में मेरे जैसे बहुत लोग हैं इधर इलाहाबाद में, ऐसा फीलिंग आया मुझे। तो मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे जो है और भी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं रूम के लिए बता दूँ, हम और गप्पू एक साथ में रहते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो छत होता है, और छत पर जाने के लिए जो सीढ़ी होती है, ठीक है, और उस सीढ़ी पे जो एक दरवाज़ा होता है, उसी दरवाजे के पीछे एक जो है रूम आप निकाल सकते हैं। ज़्यादातर लोग बाथरूम या टॉयलेट रूम के लिए बनाते हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो कहने का आप समझ रहे होंगे। जैसे कि आप ये छत है और यहाँ पे ये दरवाज़ा है, जिससे आप बाहर निकलते हो, तो इस दरवाजे से पीछे से लेकर के इसे ट्रायंगल में एक जगह बचता है। तो लोग जो है उसको रूम बना के तो छत के सारे सामान उसमें रखते हैं, सामान जो भी रखना हो।
तो रखते हैं। तो इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का एक रूम था हमारे पास, तो हमने उसी रूम को हम और गप्पू ने किराए पे ले रखा था। रूम काफ़ी सस्ता था, शायद 200 या 250 या 300 रुपये पर मंथ था, जबकि रेगुलर रूम उसमें हज़ार रुपये या 1200 रुपये के मिलते थे। ठीक है, और उस रूम की हाइट ऐसी थी कि आप पूरा खड़े नहीं हो सकते हैं, तो हमेशा झुक के ऐसे रहना पड़ता था। ठीक है, और चौड़ाई उसकी कितनी थी? 4 फीट। इसमें से 3 फीट का बेड था और बाकी 1 फीट में आप जैसे झुक के आ जा सकते हैं। ठीक है, उसी में हमने, चूँकि लंबा था, लेकिन उसी लंबे में हमने जो है एक गप्पू का चेयर टेबल, एक मेरा चेयर टेबल लगा हुआ था और बेड लगा था, बस इतना ही जगह था। ठीक है, तो इसी रूम में हम सब ने, और छत जैसे कि मैंने बताया कि वो जो है सर से पूरा सीधा होकर खड़ा नहीं हो सकते, छत टकराने लगेगा। और उस रूम में समझ लो कि आप इलाहाबाद में जानते हो कितनी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी के दिनों में भी हम सब उसी में ही रहते थे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो बारिश हो, उसी रूम में थे। लेकिन मैं उसी रूम में 3 साल तक था। ठीक है, तो ये था हमारे रूम का सिचुएशन। और इलाहाबाद में जब मैं गया तो उस समय हमारे घर का जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी बहुत भी ख़राब हो गई थी। और जब मैं ग्रेजुएशन की तैयारी करता था उसमें मेरा खर्चा जो भी था बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं घर से भी साइकिल से ले आता था। लेकिन इलाहाबाद में जो है हमारे लिए बहुत महंगा था, और उस समय मतलब गरीबी की जो स्थिति थी हमारे घर की, सबसे ज़्यादा तब मैंने फ़ील किया जब मैं इलाहाबाद में था। और साथ में जो है उसका कारण यह था कि घर में जो है सब लोग, बच्चे भी बड़े हो रहे थे, भैया लोगों को, उनका भी पढ़ाई लिखाई देखना था। और प्लस मेरी एक बहन की शादी नहीं हुई थी, तो उसके भी पढ़ाई के लिए, उसके भी शादी के जो है के लिए लोग पैसा वगैरह इकट्ठा कर रहे थे, उसी में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो इसलिए मुझे बहुत दुख होता था कि ये सोच के कि मुझे घर से पैसा सारा लेना पड़ रहा है। तो मैंने जब 4-6 महीने मैंने तैयारी किया मेडिकल का, और मैंने सोचा था कि मैं कोचिंग नहीं करूँगा, 1 साल में बिना कोचिंग का तैयारी करता हूँ, अगर नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। 4-6 महीने तैयारी करने के बाद मुझे ऐसा लगा, यार जब मैं 1 महीने का खर्चा पानी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ इतने आराम से, तो मेरा अगर कल के मेडिकल में हो भी जाता है तो हम इतना फीस लाएंगे कहाँ से? ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत कठिन डिसीजन था कि अब हम आगे करें क्या, अगर हम मेडिकल नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? ठीक है, हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं खेत बेचूं या मैं कुछ और रास्ता देखूं। तो मैंने, घर वाले रेडी थे खेत बेचने के लिए, लेकिन मैंने जो है मना किया कि हमने कहा मैं ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ूंगा कि जिसमें जो है खेत बेचना पड़ जाए। वो मेरे लिए बहुत ही कठिन समय था जब मैंने मेडिकल छोड़ दिया तैयारी, कि मैं मेडिकल नहीं पढ़ूंगा। तो फिर मैंने जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू किया। सिविल सर्विसेज भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं चूँकि विज्ञान का विद्यार्थी था, मुझे विज्ञान बहुत अच्छा समझ में आता था। लेकिन सिविल सर्विसेज में जो जनरल नॉलेज होता है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, है ना, ये सब मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। मैं तैयारी करता था लेकिन मुझे अंदर से कभी वो फीलिंग नहीं आती थी, मैं इसको एंजॉय करके नहीं पढ़ता था, मतलब ज़बरदस्ती था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अब चूँकि नौकरी हमको करना है तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पढ़ता था। और चूँकि मेरे लिए जो है जनरल नॉलेज जो है मेरे लिए नया था, तो मैंने सोचा कोचिंग कर लेते हैं इसके लिए। और कोचिंग के लिए मैंने जो है, चूँकि मैंने सोचा था कि हम एक सब्जेक्ट का एक टाइम में सब्जेक्ट कोचिंग करें, जैसे इतिहास का एक बार कर लेंगे, फिर ज्योग्राफी का कर लेंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मैं करूँगा अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी का कोचिंग किया। तो आप जानते होंगे गोविंदपुर में डॉक्टर ओझा एक बहुत बढ़िया प्रोफेसर हैं, और फेमस थे उस समय, वो अभी भी हैं वो। तो वो 1000 रुपये लेते थे कोचिंग का, और मैंने भी डिसाइड किया उन्हीं के यहाँ जाते हैं। ठीक है, और 1000 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। मैं घर गया और घर पे मैंने जब भी मैं घर जाता था, तो जब भी मुझे पैसा मांगना होता था, तो मुझे अगर 1000 मांगने हैं तो मेरे मुंह से 1000 कभी निकलता नहीं था। तो मैं 500 मांग लूँगा या 800 मांगूँगा। अगर मैं 500 मांगता हूँ तो घर से उधर से जो है मुझे 200 मिलेगा या 300 मिलेगा, यही मेरा तारतम्य था पैसा मांगने का। ठीक है, तो चूँकि मैं 1000 रुपये फ़ीस के लिए चाहिए थे, तो मैंने भैया से 800 रुपये मांगे, तो उन्होंने हमको 200 रुपये दिए। ठीक है, और 200 रुपये से ज़्यादा मैं ले भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे सब पता था कि पैसा घर पे है कि नहीं। और 200 रुपये में मैं लेके गया डॉक्टर ओझा की जहाँ पे कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे गया, और मैंने इंतज़ार किया उनको पढ़ाने का। मैं सोचा जब बाहर निकलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा।
वो बाहर निकले, फिर उनके साथ साथ मैं गया, उन्हीं घर जहाँ पे उनकी कोचिंग सेंटर उन्हीं के पीछे वो रहते थे। मैं जो है साइकिल से उनको फॉलो कर रहा था और मैं सोचा था कि मैं जल्दी से अकेले मिलूँ तो मैं इनका जो है बात करूँ मैं कि मैं पैसा है ना। और चलते-चलते वो एक रूम के अंदर घुस गए और मैं सोचा अब कैसे बात करूँगा, तो मैं घर के बाहर ही आधा घंटा तक मैं इंतज़ार किया और वो बाहर निकले नहीं। तो फिर मैंने जो है घंटी नॉक किया और वो दरवाज़ा खोले तो सामने ही वो उनका सारा परिवार बैठा था, वो उनके बच्चे और उनकी बिटिया, उनकी वाइफ़ सब लोग थे वहाँ पे। मैंने गया, उनको पैर-वैर छुआ, हमने कहा सर मैं जो है पढ़ना चाहता हूँ ज्योग्राफ़ी की कोचिंग आपसे। तो उन्होंने कहा ठीक है पढ़ो। तो फिर मैंने कहा कि सर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब छात्र हूँ और मेरे पास 200 रुपये है। तो मैं अपने पॉकेट से 200 रुपये निकाल, तो हालांकि मेरी एंट्री इतनी गलत थी कि मैं जब घुसा अंदर तो मैं पका गया कि मैं इनको बोलूँ कि ना बोलूँ, क्योंकि सबके सामने मैं बोलना नहीं चाह रहा था और मेरे पास बस 3-4 सेकंड ही था डिसीजन लेने में कि हम उस पर चर्चा करें कि ना करें। चूँकि मैंने सोचा कि हम दोबारा हमको कभी इस तरह मिलेंगे कि नहीं अकेले में, तो इसलिए मैंने बोल दिया उनको। फिर उन्होंने अपने बेटे की तरफ ही निगाह करके देखा और तीनों लोगों ने आपस में निगाह मिलाया। फिर उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उन्होंने 200 रुपये में मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे। तो मैं जो है ओझा सर का मैं बहुत सौभाग्य मानूँगा कि उन्होंने हमको 200 रुपये में, सबको 1000 रुपये में पढ़ाए थे, हमको जो है 200 रुपये में ज्योग्राफी में एडमिशन मिला था। इस तरह से मैंने ज्योग्राफी का एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने हिस्ट्री की कोचिंग करना शुरू किया था। हिस्ट्री की कोचिंग के लिए जिसमें जनरल नॉलेज और हिस्ट्री सारे थी और उसका जो कोचिंग का पैसा था वो 3000 रुपये था। तो जब से मैं इलाहाबाद रह रहा था तब से मैंने इतने बड़े अमाउंट में घर से पैसा कभी लिया नहीं था, 3000 रुपये। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट था कि 3000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे। घर गया, मैंने बोला सबको कि मुझे कोचिंग करना है, तो घर से मुझे 1000 रुपये मिले, ठीक है। और उसके बाद मैंने बहुत ट्राई किया, जितने भी मेरे सीनियर या फिर कोई ऐसा जो नौकरी वाला में है, तो रिश्तेदार में या फिर दोस्त में, सब जगह मैंने पता किया, तो वो मेरे से जो है कहीं मिला नहीं मुझे। तो मैंने एक जगह कोचिंग पढ़ाने की कोशिश की, हालांकि मैं कोचिंग पढ़ाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं अपना 100% पढ़ाई में देना चाह रहा था। तो एक 12th का बंदा था, उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो 1000 रुपये मुझे मिला था वहाँ से। तो 1000 रुपये जब मुझे मिला था तो मैं क्या बताऊँ कि जिस दिन मुझे मिला था, मैं जो है वो पैसा अपने पॉकेट में डाल करके उस साइकिल से मैं घर की तरफ जब वापस रवाना हुआ और उस पैसे को मैं वो जेब के ऊपर से छू रहा हूँ, अंदर डाल के भी उसको मैं गिनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैंने आज लाइफ में पहली बार मैंने 1000 रुपये कमाए हैं और वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता शब्दों में। और फिर भी मुझे जो है 3000 रुपये कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो मेरे बगल गांव के एक लोग थे, वो जो है एसडीएम थे उस समय, तो उनसे भी मैंने संपर्क किया, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, 1500 रुपये। तो इस तरह से मैंने पैसा मिला करके मैंने जो है कोचिंग में एडमिशन लिया। तो इसी दौरान मैंने एक फॉर्म भरा JRF, जिसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होता है मास्टर। पहली बार जब मैंने फॉर्म भरा था, तो जो मैं MSc सेकेंड ईयर में था तो भरा था, तो उसमें 2 कैटेगरी होती है, एक में स्कॉलरशिप मिलती है जिसको JRF बोलते हैं, एक में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उसको LS बोलते हैं, लेक्चरशिप। तो मेरा लेक्चरशिप में पहली बार में हुआ, ठीक है। जब मैंने दोबारा फॉर्म भरा उस MSc के बाद, तो मेरा प्रश्न पत्र नहीं आया, ठीक है। जब प्रश्न पत्र नहीं आया तो मैंने कभी ऐसा होता ना कि एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र नहीं आता है, तो आप जो है जहाँ पे एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पे एक दिन जाओ पहले, वहाँ पता करो, तो आपका जो है प्रश्न पत्र बना देते हैं वो। तो मैंने यही सोच के, मेरा सेंटर था लखनऊ, मैं लखनऊ गया, एक सेंटर था और उस सेंटर पे गया, मैंने नाम पता किया तो मेरा लिस्ट में नाम कहीं नहीं था। तो चूँकि ये CSIR करवाती है पूरा एग्ज़ाम, तो CSIR का जो ऑफिस है वो है दिल्ली में, ठीक है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरा नाम नहीं है, मैंने इतना तैयारी करके आया हूँ। तो मैंने उसी दिन शाम को मैं बैठ के ट्रेन से चला गया दिल्ली, और दिल्ली सवेरे पहुँचा मैं CSIR ऑफिस, और उनको मैंने बोला कि सर जी जो है मैंने फॉर्म भरा था, मेरा प्रश्न पत्र नहीं आया है, आप प्रश्न पत्र बना दें, मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और आज ही 9 बजे पहुँचा हूँ, आज ही एग्ज़ाम है 10 बजे से। और आप तो जानते हैं कि ये सब आसान काम नहीं है, इस तरह से कोई बना नहीं देगा, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था गिड़गिड़ाने के अलावा। तो मैंने उसको बहुत
मैंने उनसे विनती किया और उनको बोला भी पैसा मेरा जो भी है मेरे पास आप ले लो, लेकिन मुझे जो है प्रवेश पत्र बना के दे दो और आज एग्ज़ाम है, मुझे आज एग्ज़ाम में किसी तरह बैठने दीजिए। तो मेरा एग्ज़ाम वो बैठ नहीं पाया मैं, और दिन भर मैं इस रेलवे स्टेशन में बैठा रहा। बहुत दुख था मैं उस दिन और बहुत गुस्से में भी था, और सिस्टम को बहुत दोष दिया मैंने उस दिन कि जिसके लिए मैंने साल भर की तैयारी की और आज मेरे पास प्रवेश पत्र ही नहीं है। आज मेरे सारे दोस्त जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। यही सब सोच सोच के मैं ट्रेन में बैठ के सोचते सोचते चला आ रहा था। बहरहाल समय बीत गया, तो दोबारा जब अगले साल मैं फिर फॉर्म भरा तो जब मैंने अगले साल फॉर्म भरा तो उसी साल जो है मेरी बहन की शादी थी। जैसा कि मैंने आपको जो बताया था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने अपने लिए कुछ नियम कानून बनाए थे कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि मेरी बहन की शादी में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और मैं अपनी बहन के बारे में बता दूं, हमारी 3 बहनें हैं, 2 की शादी हो गई थी। यही एक बहन थी जो काफ़ी देर तक रुकी थी, मतलब घर में, और कालीन का जो भी काम धंधा होता तो वही करती थी। एक तरह से पैसा कमाने का जो सोर्स होता है वो भी एक अहम रोल था उसका। और इस वादे के साथ मैं मिलवाऊँगा अपनी बहन से एक दिन। और उस बहन से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। जब भी मैं बीएससी कर रहा था, एमएससी कर रहा था, या मैं इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, तो जब भी मैं घर जाता था तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता था, अपने दिल की सारी बातें बताता था मैं। और ये सब सोच के मैंने डिसाइड किया कि परीक्षा जाए भाड़ में, मैं जाऊंगा अपनी बहन के शादी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शादियों में, लड़की की शादी में 9-10 दिन पहले से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, तो मेरे पास 10-12 दिन का मेरा छुट्टी लेना था मुझे, तो इसीलिए मुझे डिसीजन लेना थोड़ा कठिन था। फिर मैं आ गया शादी में, और शादी के 1 महीने बाद ही एग्ज़ाम था। तो आपको पता है कि लड़कियों की शादी में जो है इतना काम होता है कि जब शादी बीतने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है और थके हुए रहते हैं। तो हम भी इलाहाबाद जब गए तो खाते थे सोते थे, खाते थे सोते थे, पढ़ नहीं पाता था मैं। उसी में मुझे फीवर भी हो गया था एक दिन, और उसी रूम में एक बार ऐसा हो गया था कि हमारे पास बेंच भी नहीं थे, हम फ्लोर पे ही सोते थे जब मैं अकेले रहता था, ठीक है। और एक बार मेरे दोस्त हमसे मिलने आए कि रमेश तुम्हें तो फ़ीवर है। हमने कहा हाँ फ़ीवर है। खैर फ़िलहाल ऐसा मैंने अपने बहन की शादी के लिए मैंने वो एग्ज़ाम न्यौछावर कर दिया कि चलो इस बार नहीं देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो है जब फिर भी मैंने एग्ज़ाम देने गया लखनऊ में, रात में मैं स्टेशन पे रुका था और सुबह हुआ गया एग्ज़ाम देने के बाद जब रिज़ल्ट का समय आया तो उस समय दोपहर का समय था, तो रोज़गार एक समाचार आता है, तो उसमें रिज़ल्ट आता था नेट का। तो दोपहर में जानते हैं इलाहाबाद में सब लोग नैप लेते हैं खाना वाना खाने के बाद। तो मैं गया था रिज़ल्ट देखने, और रोज़गार समाचार मैंने ख़रीदा, और वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट नहीं देखा, लेके आया घर पे। और रूम पे मैं अकेले ही था, और मैंने वहाँ पे रोल नंबर मिलाया तो मेरा रोल नंबर था। और मैं जो है अकेले ही इतना खुश था, और ऐसे होता ना, यस वाली फीलिंग आ रही थी। और चूँकि सब लोग सो रहे थे, हमारे अड़ोस पड़ोस के सब लोग, मैं सोचा किसको बताऊं। तो मेरे एक दोस्त था, मैं उसको जगाया जगा के बताया। फिर मैंने घर पे पीसीओ से जाके फ़ोन किया। और इसमें क्या होता है कि आपको लगभग 9,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। और उसके बाद जो है मैं लखनऊ गया, तो लखनऊ जाने से पहले मैंने पहली बार जो है शर्ट ख़रीदा, मैंने नया ब्रांड न्यू। मेरे भैया मेरे साथ में गए, मैं गांव गया था, तो मैंने बोला कि मुझे नया शर्ट चाहिए। जब से मैंने होश संभाला हूँ पढ़ाई के लिए, क्लास 9 से लेकर के, तब से मैंने कभी नया कपड़ा नहीं पहना था। तो मेरे लिए पहली बार नया शर्ट ख़रीदा गया था, 150 रुपये का, नीले कलर का था। आज भी मुझे याद है वो चेक वाला शर्ट। मैं भैया के साथ मैं गया था, मैं खुद अपने हिसाब से मैंने कपड़ा ख़रीदा था। उसके बाद से ब्लू कलर मेरा जो है फेवरेट हो गया था और तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने के बाद क्या होता है, कुछ डिग्री के लेने के बाद आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप कहीं से भी आप पीएचडी कर सकते हैं। उस समय मुझे पता नहीं था ज़्यादा, तो मैं CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, तो मैं वहाँ पे गया, एडमिशन लिया, और उसकी बहुत ढेर सारी कहानियाँ हैं, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ से मैंने 5 साल रिसर्च किया, फिर मुझे डिग्री मिली। लखनऊ में ज्वाइन करने के बाद जो है उसमें क्या होता है, 9,000 रुपये हर महीने मिलते हैं आपको स्कॉलरशिप। तो 9,000 रुपये क्या होते हैं कि आप चूँकि एडमिशन के तुरंत बाद नहीं मिलते हैं,
थोड़ा पेपर वर्क में प्रोसेस हो जाता है तो लंबा टाइम लग जाता है। तो मुझे जो है 6 महीने बाद मिले। तो 6 महीना जब मिला तो सब पैसा इकट्ठा हो करके, है ना, लगभग जो है मुझे लगता है कि 60-60 हज़ार रुपये मुझे मिले। और फिर मैंने भैया को फ़ोन किया कि इतना पैसा मैं अकेले संभाल नहीं पाऊँगा, आप भी आ जाओ, साथ में मिल के खर्चा करते हैं। तो भैया भी आए थे, तो मैंने 10,000 रुपये तुरंत मैंने ढेर सारे कपड़े खरीदे। जब मैंने, चूँकि हमने 6 महीने बाद हमको जो है पैसा मिला, तो हमारे पास पैसे नहीं थे लखनऊ में टिकने के लिए, तो फिर भी एक आशा था कि पैसा तो मिल ही जाएगा। तो इधर-उधर पैसा माँग करके मैं काम चलाता था। और चूँकि मैं मलेरिया पे रिसर्च करता था, तो मलेरिया में मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं वो जो है ब्लड उनको चाहिए होता है, उनको जीवित रखने के ब्लड खिलाना होता है, ठीक है। तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। तो ब्लड डोनेट करने के लिए आपको मिलते थे बदले में कुछ खाने के लिए कूपन मिलते थे। जो CDRI के अंदर जो कैंटीन था, वो कैंटीन में 6 रुपये का खाना मिलता था, तो वो उसका कूपन मिलता था। तो मैंने अपना ब्लड डोनेट किया था, तो वो कूपन मिल गया ताकि हमारे 2-3 महीने का खाने का काम हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपना खून भी बेचा है। ये मैंने आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ और कैमरे पे, और अपने घर वालों को आज वो पहली बार उनको भी पता होगा जब ये वीडियो देखेंगे। तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने अपने खून भी बेचे हैं। ठीक है। और PhD करने के बाद जो है आपके पास जो ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रोफेसर बनो, या तो साइंटिस्ट बनो, या तो फिर आप जो गवर्नमेंट के जॉब होते हैं जैसे गन्ना अधिकारी होते हैं या मलेरिया विभाग में, इस तरह से जो जॉब होते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी देश में जाना चाहते हैं रिसर्च पर्पज़ से, उसी रिसर्च को कंटिन्यू करने के परफेक्ट से, तो आप जा सकते हैं। तो मैंने जो है एडमिशन मैंने जो है उसी परफेक्ट में मेरा जो है मैंने विदेश भी अप्लाई किया। अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, आपको एक चिट्ठी लिखनी होती है, उसमें आपको अपने बारे में बताना होता है कि आप क्या हो, आपको क्या आता है और हम आपके यहाँ आके करेंगे क्या। 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, और प्लस आपको एक CV यानी आपका बायोडाटा अटैच करके देना होता है। 50, 100, 200, 300 जगह एप्लीकेशन भेजा जाता है, उसमें से तो मेरा जो है 3 जगह मुझे कॉल लेटर आया था अमेरिका से। तो तीनों में से मुझे एक डिसीजन लेना था कि एक जगह जाना है, तो मैं एक जगह एक्सेप्ट किया और मैं चला आया। तो इस तरह से मैं जो है अमेरिका आ गया।